नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना से बचाव की और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात अब सुधर रहे हैं। लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 91,702 नए कोरोना केस सामने आए हैं, तो वहीं 3,403 संक्रमित की जान भी गई है। 1,34,580 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि बीते दिन 46,281 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले बुधवार को 94,052 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 29वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर अब 1.23% है, जबकि रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव केस घटकर 4% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमित की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ घट रहा है, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े देश की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौत के आंकड़ों में गिरावट क्यों नहीं दर्ज की जा रही? आखिर क्यों अस्पतालों में मरीज कोरोना से दम तोड़ रहे हैं? अभी तीसरी लहर की आहट है, लेकिन दूसरी लहर ही मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। इन सब के बीच कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले आगे बढ़ें, सवालों के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। संक्रमण घट रहा है, लेकिन मौतें बढ़ रही हैं। संक्रमण घट रहा है, मौत क्यों बढ़ रही है? क्या तीसरी लहर में आने वाली है तबाही? क्या नेजल स्प्रे से खत्म हो पाएगा कोरोना? कोरोना संक्रमण की कितनी लहर आएंगी? क्या बच्चों में भी बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी? वैक्सीन के बाद हर्ड इम्यूनिटी कितनी कारगर? हर्ड इम्यूनिटी के बाद भी क्या जरूरी है वैक्सीनेशन? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर हम हमारे आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को जानेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोरोना के इन तमाम सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से लेंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर शालिनी, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ चुकी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जिस तरह से कोरोना का संक्रमण घट रहा है, लेकिन मौतों की संख्या अभी भी भारतवर्ष में ज्यादा बनी हुई है। जिस तरह से हम अमेरिका और ब्राजील देशों की बात करें तो हालांकि पॉपुलेशन के तौर पर भारत में संख्या ज्यादा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की संख्या भी लगभग उतनी ही है। मौतों का आंकड़ा भारत में ज्यादा है। इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है? देखिए, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे घट गया है। अगर संख्या की बात करें तो कानपुर शहर में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम केसेस हो गए हैं। ध्यान देने की ये बात है कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कम नहीं हुई हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, वो काफ़ी डाउन हो गई है और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको अभी भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस परसिस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं और उनकी जो डेथ है वो हो रही है और वो रेट कम नहीं हो पा रही है। तो ध्यान देने की ये बात है कि हम ये सोच के रिलैक्स ना हो जाएं कि अब तो कोरोना खत्म हो गया है और अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को संक्रमण हुआ और जिन लोगों की बॉडी पे उसने इफ़ेक्ट किया, उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, उस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी भी उनको डॉक्टर्स के पास जाने की और उनसे परामर्श लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो भी हो रहे हैं, वो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है, सो दैट कि हम लोग डेथ्स जो है वो प्रिवेंट कर सकें। जी, बिल्कुल। इसके आगे बढ़ेंगे और कोरोना की, जिस तरह से आपने कोरोना की दूसरी लहर की बात की है, परेशानी बढ़ी हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ तीसरी लहर की भी आहट की बात हो रही है। तमाम सरकारें भी इसको लेकर प्रिपरेशंस में लगातार जुटी हुई हैं। तीसरी लहर की जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरी लहर आखिर कब तक आ सकती है? दूसरी बात,
हर बार जब ये बोला जा रहा है कि जिस तरह का पैटर्न देखा गया उसके आधार पर बच्चों को ये टारगेट करेगी, तो क्या वाकई में बच्चों को टारगेट करेगी? क्या ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है बच्चों को लेकर? देखिए, डेफिनेटली जो हमारे एजम्पशंस हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, और वो इस बात का बहुत ज़्यादा हम लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव आने आने वाली है, ये निश्चित तौर से बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो हम लोगों को इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए, और इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली ले रही है। इसीलिए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है, नए नए हॉस्पिटल्स बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, स्टाफ की, नर्सेस की, सबकी ट्रेनिंग चल रही है, सो दैट कि एक जो क्राइसिस वाला सिचुएशन जो वेव 2 में आ गया था वो फर्दर वेव 3 में ना आए। तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हम लोग जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए फेज 1 में और जो दूसरी लहर आई उसमें। बट ध्यान देने की ये बात है कि क्योंकि वायरस जो है ये लगातार अपना स्ट्रेन चेंज कर रहा है, और डिस्पाइट कि बच्चों में हेल्पर टी सेल्स कम होने के बावजूद भी उनको इफेक्ट कर सकता है, तो हम लोगों को इसमें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए बच्चों को अगर ये इन्फेक्शन ना भी हो, बट स्टिल वो एक कैरियर की तरह ज़रूर काम कर सकते हैं। उनकी बॉडी में अगर ये इन्फेक्शन है तो ये दूसरों को ज़रूर दे सकते हैं। तो सपोज बच्चे घर में है, हो सकता है उनको इतने सीवियर सिम्टम ना आए, बट आपके घर में जो भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको, या एल्डरली जो आपके दादा दादी नाना नानी साथ में रह रहे हैं, उनको वो बच्चे ट्रांसमिशन ज़रूर कर सकते हैं। तो अगेन हमें इस बात के लिए केयरफुल रहना है कि बच्चों को इन्फेक्शन या तो सिम्टम्स आ जाए, और ना भी आए तो वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमें बचाना तो जाहिर सी बात है बच्चों को ज़रूर है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो भी वेव आए वो और लोगों को भी ट्रांसमिशन हो, तो इसलिए केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, इसके अलावा जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर बातें हो रही हैं, जिस तरह से सेकेंड वेव आई है, फर्स्ट वेव की अपेक्षा सेकेंड वेव काफ़ी घातक रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सब ने देखे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर जब बात हो रही है, तो क्या ये दूसरी लहर से ज़्यादा घातक होने की संभावना हो सकती है? देखिए, ज़रूर साइंटिस्ट का और जो प्रेडिक्शन है उसमें इस तरीके की बातें आ रही हैं, बट जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि अगर हम लोग पुरानी भी पैंडेमिक की बात करें, जैसे स्पेनिश फ्लू वगैरह था, तो उसमें जो सेकेंड वेव आई थी वही सबसे ज्यादा घातक थी। उसके बाद वाली वेव इतनी घातक नहीं थी। तो जरूरी नहीं है कि ये वेव इतनी ज्यादा घातक हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो अडल्ट में भी है कि सडनली बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट डाला जा रहा है, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर किया जा सके और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके। इसके अलावा बच्चों में भी आप देखिए तरह तरह के ट्रायल्स चल रहे हैं। इनफैक्ट बच्चों में 3 ग्रुप बना दिए गए हैं, जिसमें कि एक ग्रुप 2 से 6 साल, दूसरा 6 से 12 साल और 12 से 18 साल। 3 ऐसे ग्रुप बना दिए गए जिसमें कि ट्रायल्स चल रहे हैं, और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि कानपुर में भी यहाँ पर भी ट्रायल चल रहा है। तो टोटल 5 सेंटर्स में ट्रायल किए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, जिसमें कि कानपुर एक है और साथ में दिल्ली, पटना, नागपुर, हैदराबाद, इन सब जगह ट्रायल चल रहा है। मेन जो इंटेंशन यही है कि हम लोग इतना ज्यादा वैक्सीन कर दे दें, लोगों को वैक्सीनेट कर दें, सो दैट कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो डेफिनेटली अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत ही माइल्ड वैरायटी का होगा, और इस तरह का क्राइसिस नहीं आएगा जैसा कि सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर एक तरफ वेव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रायल लगातार बच्चों के लिए भी चल रहा है, जैसा कि आपने बताया है। नेज़ल स्प्रे की भी जो बातें आ रही हैं कि नेज़ल स्प्रे भी आ सकता है मार्केट में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नेज़ल स्प्रे से क्या कोरोना खत्म होगा, किस तरह से फंक्शन करेगा यह बॉडी पर? नेज़ल स्प्रे अभी बहुत अर्ली ट्रायल में है, यूके में इसका ट्रायल ज़रूर चल रहा है, और हमारे कंट्री में बिल्कुल भी अप्रूव अभी नहीं हुआ है। और इनफैक्ट ऑल्दो जो यूके में ट्रायल्स हो रहे हैं, दे आर क्लेमिंग कि 99% सक्सेस है, बट स्टिल कंक्लूसिवली एज ऑफ नाउ हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
एक तो हमारे कंट्री में अप्रूव भी नहीं है, सेकेंडली ट्रायल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जब तक कि ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए, हम अजम्पशन के बेसिस पे नहीं कह सकते कि नेजल स्प्रे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बट जो जिन्होंने कंपनी जिन्होंने इनको बनाया है एंड जो इसको रिसर्च कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। दे आर सेइंग कि इसका इफेक्टिविटी बहुत अच्छा है, बट स्टिल वी आर वेटिंग कि जब तक प्रॉपर ट्रायल हो जाए, एक पीयर रिव्यू हो जाए, तब तक हम लोग उसको वेट करेंगे उसके इफेक्ट को, उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। जी, इसके अलावा डॉक्टर शालिनी, जिस तरह से हम लोग पुराने पैंडेमिक के आधार पर कोरोना को जज करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना डेटा है और रिसर्च भी ऑनगोइंग नहीं चल रही है, तो पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन लहर की यदि हम बात करें, वेव की हम बात करें, तो और कितनी वेव आ सकती हैं कोरोना की? देखिए, अगर हम लोग पुराने पैंडेमिक के में जाएं और हम लोग हिस्ट्री में जाएं, तो जनरली 3 से 4 वेव्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं डिफरेंट डिकेड्स में, जैसे आई पैंडेमिक्स। तो एक्सपेक्टेड है कि एक थर्ड वेव, एक फोर्थ वेव आने का चांस है, संभावना है। बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जैसा कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक रही वो सेकेंड वेव रही। और जाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट सभी को परेशान किया, लगभग हर घर में लोग परेशान रहे सेकेंड वेव में। तो बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वेव उससे माइल्ड हो सकती है और फोर्थ और भी माइल्ड हो सकती है, क्योंकि हम इतना एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। हमारी सारा जो गवर्नमेंट है, मशीनरी है, डॉक्टर्स है, सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, सो दैट कि आगे जो फर्दर आने वाली वेव है वो इतनी घातक भी ना हो, और अगर हो तो उसको हम लोग अच्छे से मैनेज कर लें और लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्टिमिस्टिक है हम लोग कि थर्ड और फोर्थ वेव इतना ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान नहीं करेगी। जी, बिल्कुल। जिस तरह की हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर लगातार कई बातें आ रही हैं, अडल्ट्स में माना जा रहा है कि क्योंकि ये ग्रुप सबसे ज़्यादा बाहर रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज़ हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि अडल्ट्स में काफ़ी हद तक अभी ये प्रूवन तो नहीं है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी मानी जा रही है। क्या बच्चों में भी हर्ड इम्यूनिटी किसी तरह डेवलप हो सकती है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए। और खाली बीमारी हो जाने से इतना सफिशिएंट है कि वो बन जाए और हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। स्पेशली बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो हम लोगों ने घरों में रखा और उनको बड़ा सेफ एंड सिक्योर रखा। स्कूल कॉलेजेस भी बिल्कुल बंद कर दिए गए, उन्होंने जो भी किया ऑनलाइन किया। तो जब वो बाहर निकले ही नहीं, तो अनलाइकली है कि उनको एंटीबॉडीज उनके बॉडी में होना अनलाइकली है। बट अभी जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और स्पेशली बच्चों में ट्रायल चल रहा है, इसीलिए चला रहे हैं सो दैट कि ये जो वैक्सीन जो हैं ये एक प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी सब में दे, नॉट जस्ट अडल्ट, बच्चों को भी दे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बच्चे इन्फेक्ट ना भी हो बट ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी बच्चों को तभी मिल सकती है जब उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए, और तभी उनके में एंटीबॉडीज बनेगी और तभी हर इम्यूनिटी आ पाएगी। तो बच्चों का वैक्सीनेशन इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसीलिए इतने तरह के जगह जगह ट्रायल्स चल रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में भी फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, यूके में एस्ट्राजेनेका का ट्रायल चल रहा है, और अपने कंट्री में कोवैक्सीन का चल ही रहा है। तो इसका रीज़न ही ये है कि बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी बच्चों में बन जाए और सारे लोग सेफ एंड सिक्योर रहें। जी, वैक्सीनेशन की जब हम बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के बाद जैसा कि आपने कहा है कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है और साथ ही जो मरीज़ जिनको कोरोना हो भी चुका है, कहीं न कहीं हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है उसके माध्यम से। वैक्सीनेशन के बाद जब हर्ड इम्यूनिटी आती है तो वो कितने समय तक कारगर रहेगी? जिस तरह से बूस्टर्स की भी हम बात कर रहे थे कि एक बार जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उस वैक्सीनेशन को लेने के बाद आपकी बॉडी में कितने दिनों तक इम्यूनिटी रहती है कि आप कोरोना से लड़ पाएँ? देखो, जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है और बूस्टर्स की बात है, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद इतना ज़्यादा एंटीबॉडी टाइटर्स नहीं बन पा रहे हैं। इनफैक्ट जो कोवैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है उसमें भी ये हो रहा है कि आफ्टर 28 डेज हम लोग रिपीट कर रहे हैं टू गेट इनफ इम्यूनिटी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर एक बार आ जाती है तो उससे हमें प्रोलॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट अलग अलग वैक्सीन अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई है। जैसे कि अगर हम फाइजर की बात
करें तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। इसी तरह से अगर हम इनकी बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, तो ये एक एटेन्यूएटेड लाइव वायरस वैक्सीन है। तो डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन ये एक प्रोटेक्शन देगा, अलग अलग वायरस अलग अलग, तो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग। तो इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा टू सी कि कितना ये कितने दिन तक हमें प्रोटेक्शन दे पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, आज एक खबर आई है, उस खबर में प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें ये कहा गया है कि वैक्सीन को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं, खास तौर से कहीं 28 दिन में लगाई जा रही थी, फिर 40 दिन में लगाई, अब उसको 12 से 16 हफ्ते उसका टाइम कर दिया गया है। उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि नए स्ट्रेन आए और लोगों को उसके बाद वो परेशानी झेलनी पड़े। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी जो टाइम वैक्सीन को चेंज करके दिया गया है कोविशील्ड के लिए खास तौर से, कि 3 से 4 महीने में लगानी है, क्या 3 से 4 महीने में ये इफेक्टिव रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पहले 28 दिन और अब 12 से 16 हफ्ते, ये चेंजेस क्यों किए गए? देखो, अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये डिजीज ही बहुत नई थी हम सभी के लिए। और जब फर्स्ट फेज में ये डिजीज आई तो बड़ा नया सा वायरस था, इसके बारे में हम किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर जब वैक्सीन वैक्सीन से डेवलप की गई और उसके बारे में भी रिसर्चर साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत की और तब वो डेवलप कर पाए। तो अभी भी हम इस डिजीज और वैक्सीन के बारे में वी आर लर्निंग। तो जब शुरू में ये वैक्सीन आई तो जैसा कि देखा गया कि इसको 28 डेज के बाद रिपीट करना है और तभी इसका अच्छा एंटीबॉडीज टाइटर आएंगे। बट जैसे जैसे हम लोग टेस्टिंग करते गए, एंटीबॉडीज टाइटर की टेस्टिंग होती चली गई, तो ये रियलाइज हुआ कि एंटीबॉडीज वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, इवन दे वर परसिस्टिंग डिस्पाइट 3 मंथ्स। तो जब ये रियलाइज हुआ कि अभी भी अगर एंटीबॉडीज परसिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट डोज के बाद, तो सेकेंड डोज हम 3 मंथ्स के बाद भी लगा सकते हैं, सो दैट कि एंटीबॉडी टाइटर जब ऑलरेडी बॉडी में है तो रिपीट करने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। तो तो फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई कि हम इसको 3 मंथ्स के बाद इसका सेकेंड डोज या बूस्टर डोज देंगे। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये डिजीज और ये वैक्सीन सब कुछ बहुत नया है हम सभी के लिए, तो एक लर्निंग फेज चल रहा है और धीरे धीरे जब टेस्टिंग होती है, जब ट्रायल्स होते हैं, तब रियलाइज होता है कि हाँ, ये वैक्सीन ज्यादा टाइम के लिए इफेक्टिव था, तो हम लोग वेट करके सेकेंड डोज दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी बस किस विदाउट एनी रीजन आ जाता है, बट जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं और रियलाइज करते हैं कि हाँ अभी इसको हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, तभी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बन के आती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे अगला सवाल ये है कि हर्ड इम्यूनिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी यदि आ जाती है, हालांकि इसको कैसे प्रूव करेंगे ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के बाद भी क्या वैक्सीनेशन की ये जो प्रक्रिया है ये ज़रूरी है? देखो, जब हमारे सबको वैक्सीनेशन हो जाता है और सभी लोगों को एक एंटीबॉडी टाइटर बन जाता है, तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। बट हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं हो जाने वाला है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो वायरस है वो अपना स्ट्रेन चेंज करता जा रहा है। जैसे कि अभी जो डेल्टा वायरस है, इंडियन वेरिएंट जो है, वो यूके में वो स्प्रेड कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो क्योंकि ये वायरस स्ट्रेन चेंज करता जाता है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हर्ड इम्यूनिटी वो किस स्ट्रेन के अगेंस्ट में है और क्या वो स्ट्रेन को प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि अगर हमें कोई एक वैक्सीन लग गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हैं। बट आगे अगर वायरस स्ट्रेन चेंज करता है तो मे भी हमें रिपीट करने की ज़रूरत पड़े, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एज ऑफ नाउ हम लोग खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑन प्रेडिक्शन के बेसिस पे ये कह सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, उसके बाद अगला सवाल ब्लैक फंगस से जुड़ा हुआ मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगी। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह से लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव में मैक्सिमम घरों में कहीं ना कहीं किसी न किसी को फीवर ज़रूर आया है। ऐसे में इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो हो सकता है कि इम्यूनिटी अच्छी हो, या लेकिन हो भी सकता है कि लो इम्यूनिटी हो। ऐसे में हम सबको अपने घरों में बारिश के मौसम में कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, और क्या इस मौसम में ब्लैक फंगस का खतरा आम आदमी को भी बना हुआ है, जिनको कभी फीवर आया हो और उसके बाद अब वो ठीक महसूस कर रहे हो, एज भी अच्छी हो, क्या उसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है? देखो,
ब्लैक फंगस कोई नया फंगस नहीं है। जैसे कोरोना वायरस तो नया वायरस था, बट ब्लैक फंगस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हर तरफ हमारे एनवायरनमेंट में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, अगर हम एक ब्रेड का टुकड़ा अपने किचन में आप छोड़ दो, तो उसमें ऑटोमेटिकली ब्राउन ब्राउन कलर की पाउडरी डिपॉजिट आ जाते हैं, पाउडर जैसे। तो वो वही म्यूकर है, वही ब्लैक फंगस है, और वही राइजोपस स्पीशीज का फंगस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो म्यूकर है या ये जो ब्लैक फंगस है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है। अब इस समय क्यों ये ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है? एक तो इस समय का क्लाइमेट, क्योंकि के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इस फंगस की ग्रोथ को बढ़ाती है। साथ में जैसा कि इस समय टेम्परेचर, तापमान हमारे यहाँ का ज़्यादा हो गया है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अगर है तो ये फंगस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो इस फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को। दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो वायरस था, जो कोरोना इन्फेक्शन हुआ लोगों को, इसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई। केवल यही नहीं, इस बार जो इन्फेक्शन हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड्स भी देना पड़ा पेशेंट्स को। स्टीरॉइड हम जानते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। इसके साथ ही जो लोग डायबिटिक थे, उन्होंने स्टीरॉइड खाया तो उनका जो शुगर का लेवल था वो भी अनकंट्रोल्ड हो गया। इंसुलिन पे बहुत सारे लोगों को लेना पड़ गया। बट उस समय जान बचाने के लिए स्टीरॉइड देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर स्टीरॉइड नहीं दे रहे थे तो लोगों की जान तक चली जा रही थी। बट इन सब चीज़ों की वजह से, डायबिटीज, स्टीरॉइड्स, वायरस इटसेल्फ, जो बॉडी की इम्यूनिटी थी वो बहुत कम हो गई। इस कम इम्यूनिटी की वजह से इस फंगस को एक मौका मिल गया, एक चांस मिल गया हमारे बॉडी पे अटैक करने का, जो कि ऑलरेडी चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में है। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम ऐसा क्या करें कि अपनी बॉडी को इस फंगस से प्रिवेंट कर सके। तो बेसिकली हमें कारण जो है उसको हटाना है। तो इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है। अगर हमें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। उसके अलावा अगर अभी भी हम कोरोना के इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और सपोज हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो जो भी ह्यूमिडिफायर का जो पानी है वो डिस्टिल वाटर यूज़ करें, नॉर्मल पानी ना यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स पहले दिन से ना लेने लग जाएं। अगर ज़रूरत हो, डॉक्टर की परामर्श हो, तभी स्टीरॉइड्स लें, अदरवाइज ना लें। और अगर हमारा शुगर है वो किसी वजह से अनकंट्रोल्ड हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके उसको कंट्रोल करें। ये ना सोचे कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेंगे तो हमारा शुगर जो है हम कंट्रोल ही नहीं हो रहा और ये फंगस एक्ट कर रहा है। इसके अलावा जैसा तुमने कहा कि सॉइल वगैरह, कीचड़ में जाने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा जहाँ भी कोई कचरा है, कूड़ा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, जहाँ पे कि ये फंगस ग्रो कर सकता है, ऐसी जगह पे हम बिल्कुल भी ना जाएं। इन केस अगर हमें कहीं मिट्टी में या हमारे गार्डन में हमें जाना भी पड़ रहा है, तो हम अपनी स्किन को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखें। क्योंकि ये फंगस दो तरीके से फैल सकता है। एक तो ये नाक के थ्रू चला जाता है। दूसरा, अगर आपकी स्किन में कहीं भी कट है, कहीं भी चोट लगी है, तो उसके थ्रू भी ये फंगस जा सकता है। तो हमारे जो पैर हैं उनको प्रॉपरली कवर करके ही हम मिट्टी में जाएं, गार्डन में जाएं, सो दैट कि ये फंगस वहां से अटैक ना कर सके। बिल्कुल। इसके अलावा अगला सवाल मेरा ये होगा डॉक्टर शालिनी कि जिस तरह से लगातार सेकेंड वेव के दौरान इस बात को बोला जा रहा था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डबल मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें तो डबल मास्क लगा कर जाएं, जिस तरह से हल्का सा वेव कम हुआ है, लोग एक बार फिर से रिलैक्स हो गए हैं। कुछ लोग तो मास्क का ठीक से प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हैं तो बहुत लोगों को देखा गया है कि सिंगल मास्क का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आपसे जानना चाहूंगी कि यदि हम बाहर निकल रहे हैं तो क्या आज के सिनेरियो के हिसाब से और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या उन्हें भी डबल मास्किंग करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने, और लोगों को इस मामले में जागरूक करने की, अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैक्ट हम लोग इनफैक्ट हम लोग ये बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि हम भूल चुके हैं कि ये वायरस अभी थोड़े ही दिन पहले इतना डेडली था, इसने इतने लोगों की जान ले ली और इतने लोगों की फैमिली को डिस्टर्ब किया। तो वायरस का मास्क का प्रयोग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए।
इनफैक्ट मैंने देखा दो दो मास्क लगा के रखते हैं, एक मास्क इधर लगा हुआ है, एक मास्क यहाँ ठोड़ी पे लगा हुआ है। इनफैक्ट जो एरिया हमारा कवर्ड होना चाहिए, जो माउथ और नोज का एरिया है, वो छोड़ के बाकी हर जगह मास्क लगा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने खोला है जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिन लोगों की रोजी रोटी रुक जाती है वो ना हो। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना डिसिप्लिन भूल जाएं, हम मास्क को भूल जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मास्क तो हमें हर हाल में यूज करना ही करना है, अदरवाइज ये इन्फेक्शन फिर से फैलेगा और फिर से लोगों को परेशान करेगा। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क का प्रयोग, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क को डेफिनेटली लगा के निकलें। कोई भी पार्टी शार्टी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी हम पार्टी कर रहे होते हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे होते हैं, तो उस समय हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो सबके मास्क हट जाते हैं और वो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो मिनिमल घर से बाहर निकले, और निकले तो मास्क लगा के ही निकले। और मास्क, अगर आपका मास्क प्रॉपर टाइट मास्क है, आपने पूरा एकदम ये नोज और माउथ को प्रॉपर अगर कवर कर रहा है, तो सिंगल मास्क N95 भी सफिशिएंट होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपने ढीला मास्क लगा रखा है, तो चाहे वो एक मास्क हो, दो मास्क हो, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो मास्क की जो टाइटनेस है, जो फिटिंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर शालिनी, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को भी लगातार हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले तो हमने तीसरी वेव को लेकर बातचीत की है, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की दूसरी वेव कम होने के चलते मास्क का प्रयोग करना हम सब भूल चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें, और तीसरी वेव के लिए जिस तरह से सरकार की तैयारी है, हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना है और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहना है। इसी के साथ फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत।